आई एम विथ यू ऑल। आज मैं आप लोगों को यानी कि जो चैप्टर मैं कंटिन्यू कर रही थी उसी चैप्टर का जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स बच गया है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सो दोज पार्ट विल बी कंप्लीट टुडे इंशाल्लाह. So I have cleared you what is argument, what is logic, what is proposition, what is inference, then what is argument and the kinds of argument. And after knowing all these things, there are some important parts left, some important questions are left to complete this chapter. So those important questions are, what do you mean by premise? Okay. So one of the most important question is what premise is all about, what is conclusion, what is an argument form, what is validity and truth. That means what is validity and truth of an argument, what is invalidity and truth of an argument. Okay, so I will explain you with the help of some example. Let's proceed इंशाल्लाह. उस example से ही हम लोग उस चीज़ को clear कर ले और ये chapter finish करके हम लोग next chapter की तरफ proceed करें. ओके यहाँ आप लोगों के सामने मैंने एक एग्जाम्पल रखा है. एग्जाम्पल ये है दैट ऑल मैन आर ऑनेस्ट. आई हैव टेकन लाइक ऑल मैन है ना, तो ऑल मैन से हम एक पर्टिकुलर मैन को लेते हैं. सो ऑल मैन आर ऑनेस्ट में से हम लोग ने निकाला एक पर्टिकुलर मैन को, दैट राम इज़ अ मैन, एंड देन वी कंक्लूडेड देयरफॉर राम इज़ ऑनेस्ट. ओके यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिखाए थे उस क्वेश्चंस का आंसर बता रही हूँ. व्हाट प्रेमिस इज़, देखो ये हमारा जो कंक्लूजन है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारे आंसर्स हैं ना, ये जो दो स्टेटमेंट लाइन है इसी से आ रहा है. तो ये जो दो स्टेटमेंट लाइन कहें या इन्फ्रेंस कहें, तो ये जो दो लाइन है इसे कहते हैं प्रेमिस. ठीक है, यही दोनों लाइन प्रेमिस होता है. आर्ग्यूमेंट में मस्ट है कि एटलीस्ट एक प्रेमिस तो होगा ही. कभी एक से ज़्यादा दो भी होते हैं, कभी दो से ज़्यादा तीन भी होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दीज सच प्रेमिसेस वी प्रोसीड टू कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है? सो देयरफॉर दिस इज द साइन ऑफ कंक्लूजन. देयरफॉर वी कंक्लूडेड राम इज ऑनेस्ट. तो हम लोगों ने पहले ये देखा कि हम लोग ने एक यूनिवर्सल प्रेमिस लिया, यानी कि यूनिवर्सल प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं. इसमें यह है कि राम ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ये हमारा प्रेमिस है. फिर इसमें से हमारा एक और प्रेमिस आया दैट राम इज़ अ मैन. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एडिक्वेट सपोर्ट आ रहा है. ठीक है, इस एडिक्वेट सपोर्ट की मदद से हम लोग कहाँ तक प्रोसीड कर पा रहे हैं, हम लोग कंक्लूजन तक प्रोसीड कर पा रहे हैं. इसलिए ये जो लास्ट लाइन देयरफॉर के साइन पे आता है ये होता है हमारा कंक्लूजन. कंक्लूजन एक्चुअली विच इज़ अकर्ड. ठीक है, जो कहाँ से अक्वायर्ड हो रहा है वो हमें इन प्रेमिसेस की मदद से ही हम इसे अक्वायर कर पा रहे हैं. तो इसलिए जो ऊपर की प्रेमिसेस है, जो ऊपर की प्रोपोजिशंस है उसे प्रेमिस कहते हैं, और नीचे का जो लास्ट प्रोपोजिशन है उसे कंक्लूजन कहा जाता है. ओके, इसके ये दोनों चीज़ों के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दैट व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट फॉर्म. तो ये देख लेंगे आपके सामने ये जो एग्जाम्पल प्रेजेंट है ये एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट फॉर्म है. ठीक है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्यों है कि ये जो स्टेटमेंट लाइन थी, यानी कि ये जो प्रेमिसेस थे, ये हमारे माइंड में ऑलरेडी था. उसके बाद हमने इसे कंक्लूजन तक हमने अपनी इन्फ्रेंस को, अपने माइंड की उस रीजनिंग को एक्सप्रेस किया. तो जो भी इन्फ्रेंस या रीजनिंग को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट बनता है. अब आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट फॉर्म का मतलब है तो वॉट एवर द कंक्लूजन वी आर अक्वायरिंग with the help of premise. So we have to admit that an argument form is the form in which, so the argument form is the form in which we can easily understand the relation between premise and conclusion. Or in other words, I can explain you that an argument form is a sum total of some proposition. It is actually the sum total of some proposition. These are the premises, this is also proposition, and this is conclusion, so it is also proposition. So it is actually the sum total of a proposition, sum total of propositions, among which the conclusion is the proposition that necessarily follows from one or more premises. So we are having the conclusion, and this conclusion is necessarily follows from what? Follows from one or two premises, one or more than one premises. Okay, so it is clear what premise is the proposition
विच सपोर्ट और जस्टिफाई अ न्यू प्रोपोजिशन। इन दोनों प्रोपोजिशन की मदद से हमें एक नए प्रोपोजिशन को सपोर्ट मिल रहा है या हम एक नए प्रोपोजिशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रेमिस। सो द प्रेमिस मीन्स अ प्रोपोजिशन विच सपोर्ट और जस्टिफाई अ न्यू प्रोपोजिशन and that new proposition called conclusion. And what the next question is, what conclusion is? So the new proposition which is justified or supported by the given premise or premises, so that new proposition is called conclusion. देन आफ्टर आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों चीज़ों को क्लियर करने के बाद आई एम अबाउट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हाट इज़ वैलिडिटी एंड ट्रूथ एंड व्हाट इज़ इनवैलिडिटी एंड ट्रूथ। Okay, here is the line, or I can say this is about what a proposition, whether the proposition is valid, or what is the relation of truth with it. So what is validity and truth? So the answer is a proposition is true or false because an argument is completely constituent by propositions. So the truth or false, this falsity or truth, this truth or falsity can be assigned to propositions only. It's quite clear here कि a proposition is true or false. कोई भी proposition true या false हो सकता है. Okay, truth or falsity can be assigned to a proposition. और ये truth or falsity जो है ये किसका sign है? ये assign करता है किसे? Propositions को ही assign करता है. But we can never say that a proposition is valid or invalid because this feature can belong only to an argument, because validity and invalidity is completely considered to an argument. We cannot take that this proposition is valid or this proposition is invalid because the proposition is giving us not complete statement. It is just not complete, it's just a statement but not a complete statement. So we can take it as a true or false, but we cannot take it as it is valid or invalid. ठीक है, proposition जो है वो true हो सकता है या false हो सकता है. हम इसे true false समझ सकते हैं क्योंकि statement जो है वो complete हमें पूरी information, complete information नहीं देता है. तो इसलिए वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, क्योंकि ये जो खसूसियत है या ये जो बेसिक फ़ीचर है ये हमेशा आर्ग्यूमेंट को ही असाइन करता है, तो इसलिए ये फ़ीचर आर्ग्यूमेंट से कनेक्टेड है rather than the proposition. एंड इट इज़ क्लियर नाउ कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ जो है एक्चुअली में वैल्यू बता रहा है प्रोपोजिशन का, और जो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी होती है ये हमें वैल्यू बताती है आर्ग्यूमेंट की. I can help you here with an example. So here is the example. It's quite clear and simple. अगर आप इसको ध्यान से समझें, it's little clear that all mammals have lungs. Okay? हमने ये देखा कि जितने भी mammals होते हैं उनके lungs होते हैं. All whales are mammals. Okay? तो जितने भी whales हैं तमाम whales mammals कहलाते हैं, mammals हैं. तो इसलिए क्या हुआ, इन दोनों premise की मदद से हम लोग कहाँ आ रहे हैं conclusion पे that all whales have lungs. Okay? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से ये वेल जो है हमारा सेम हुआ और ये जो लंग्स वाला मैटर है ये हम लोगों ने यहाँ ऊपर से लिया. ठीक है, तो दोनों प्रेमिस की मदद से हम लोग कंक्लूजन तक आ गए. ये दोनों प्रेमिस मिलकर सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन को. ठीक है, ये हो गया. लेकिन वो जो भी समझाया मैंने ट्रुथ और वैलिडिटी इनवैलिडिटी वाली बात, तो ये देख ले कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों प्रेमिस, ये यहाँ पे बता रहे ये प्रेमिस हमारा ट्रू है. ठीक है, हमने ये प्रेमिस स्टडी किया, ये भी ट्रू है. ये प्रेमिस स्टडी किया, हमने देखा कि ये भी प्रेमिस ट्रू है. लेकिन हम इसे वैलिड नहीं कह सकते. पर हाँ, हम किसे वैलिड कहेंगे, ये जो हमारा होल ये जो फॉर्म बन रहा है ना, ये जो होल आर्ग्यूमेंट फॉर्म तैयार हुआ, इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म को हम कहेंगे दैट वैलिड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट में सारे प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू हों. ठीक है, सारे प्रेमिसेस ट्रू हो इज़ नॉट नेसेसरी. समटाइम्स यहाँ पे फॉल्स भी हो सकता है. ठीक है, कभी आप इसे फॉल्स भी ले सकते हैं, कभी आप इसे फॉल्स ट्रू भी ले सकते हैं. ठीक है, हो सकता है कि कभी यहाँ पे फॉल्स प्रेमिस भी हो जाए. लेकिन हम ये देख लें कि जो फॉल्स होना या ट्रू होना, यानी कि फॉल्सिटी एंड ट्रुथ वैल्यू, ये दोनों वैल्यू प्रोपोजिशन को ही असाइन करते हैं. दे कैन नेवर असाइन आर्ग्यूमेंट. ओके, what assign argument is what validity and invalidity, these words assign argument. Okay, तो हम लोग premise
और कंक्लूजन, यानी कि प्रोपोजिशंस की वैल्यू को ट्रुथ और फॉल्स से समझ सकते हैं, यानी कि जो ट्रुथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू हम कंसिडर करते हैं ये प्रोपोजिशंस के ही रिगार्डिंग होती है, ठीक है। एंड आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ये कम्प्लीटली कंसिडर करता है आपके पूरे के पूरे उस प्रेमिस और कंक्लूजन के रिलेशन में जो भी फॉल्स और ट्रुथ वैल्यू बन रही है उसके ऊपर, ठीक है। और जिस तरह से ये वैलिड आर्ग्यूमेंट बनता है उस तरह से इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बनता है। लेकिन एक और चीज़ हम बताएं, आपकी जस्टिफिकेशंस बिल्कुल सेम जाएगी जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ बताएंगे विद एग्जांपल, व्हेन वी कंसिडर एन आर्ग्यूमेंट invalid and when do we consider an argument as valid argument. So I'm going to explain you in the next example these two clear points. Okay, here we are having another example. In this example I'm going to explain you that when an argument is valid and when it is invalid. आपको कंप्लीट स्टेटमेंट नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ना बिल्कुल इन शॉर्ट समझा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सी वी आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट फॉर्म, ओके, दिस फर्स्ट is premise and the second is also premise. What we are getting out that all poets are imaginative, so it is clear here that all poets are imaginative. It is a true proposition, so इट्स अ ट्रू प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे मेरे प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या बन रही है, ट्रू हो रही है। नाउ वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट, शेक्सपियर इज अ पोएट, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। एंड व्हाट द कंक्लूजन इज देयरफॉर शेक्सपियर इज इमेजिनेटिव। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है, इसकी भी वैल्यू ट्रू हो रही है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं, ठीक है, और कंक्लूजन भी ट्रू है, तो वी आर इजीली कंसिडरिंग दैट दिस आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज वैलिड, ठीक है। यानी कि जितने मेरे प्रेमिसेस हैं, प्रेमिसेस का ट्रू होना और कंक्लूजन का फॉल्स होना, और ये भी है कि सारे फॉल्स भी हो सकते हैं, इस कंडीशन में वो आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन वी हैव टू थिंक व्हेन दिस आर्ग्यूमेंट इज टेकन और कंसिडर्ड एज इनवैलिड, क्योंकि इनवैलिड किस बेसिस पे हो रहा है या किस कंडीशन के ऊपर हो रहा है, ये याद रखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू अंडरस्टूड दैट, देन उसके बाद आपको इस आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ हम आपको इसी एग्जाम्पल में समझाते हैं कि इनवैलिड कब होता है एक आर्ग्यूमेंट। इसी एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि कंक्लूजन में ज़रा सा चेंजेस लाया। सो शेक्सपियर इज़ नॉन इमेजिनेटिव, यानी कि शेक्सपियर इमेजिनेटिव नहीं था, दो वो पोएट था पर वो इमेजिनेटिव नहीं था। तो दिस प्रोपोजिशन वैल्यू इज़ व्हाट, इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर बन रहा है कि ये गलत वैल्यू बता रहा है ना, ये प्रोपोजिशन हम लोग ट्रू प्रोपोजिशन ले सकेंगे, यानी कि इसको एक्सेप्ट करेंगे, अफर्म कर पाएंगे कि हाँ ये बात सही है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज और दिस इंफॉर्मेशन इज कंसिडर एज फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जब हमारे जो प्रेमिसेस हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के, जब प्रेमिसेस ट्रू होंगे और कंक्लूजन फॉल्स होगा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि उस वक्त वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगा। सो व्हेन द प्रेमिसेस आर ट्रू बट द कंक्लूजन इज फॉल्स, देन द आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज इनवैलिड, ठीक है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखें कि जो भी प्रेमिसेस होंगे, एक आर्ग्यूमेंट, ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट is constituted by premise or premises and conclusion। तो premises का true होना और conclusion का false होना ही ये साबित कर देता है कि वो argument invalid है, ठीक है। दिस इज़ इनफ फॉर दिस चैप्टर। आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई क्यूरी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझनी है, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स पे, तो इंशाल्लाह आई विल सून रिप्लाई यू। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।